तो चलिए बच्चों, मूलतः आज से हम फिजिक्स के रिवीजन की और अनसॉल्व्ड को कवर करने की पहली क्लास की शुरुआत करेंगे। कल सब आप लोगों ने हमारे परिचय सत्र और अभिवादन सत्र को हृदय तल की गहराइयों से प्यार एवं सम्मान दिया, इसके लिए आपका आभार। बिना समय नुकसान किए हुए, बिना कोई भूमिका बनाए हुए हम आज की क्लास में प्रवेश करेंगे। पहला जो हेडिंग है कूलाम का नियम, अमूमन सबको आती है। हालांकि कूलाम के नियम के भी अपने कुछ अपवाद हैं, या यूं कह लो कि जब हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करेंगे तो वहाँ पर कूलाम का नियम भी लागू नहीं हो पाएगा। बहुत अधिक दूरियों के लिए जब रिलेटिविटी काम करने लग जाए, जब v बहुत छोटा ना हो c से, तो फिर रिलेटिविटी काम करने लगती है, और जब रिलेटिविटी काम करने लगती है तो फिर कूलाम का नियम पूर्णतया सही नहीं हो पाता है। परंतु इस तरह की बातें इंटरमीडिएट में किसी काम की नहीं है। इंटरमीडिएट में आपको नॉर्मली एक रूल पढ़ना है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य। स्थिर बिंदु आवेश इस तरह से, और ध्यान रखना ये साइज बहुत चार्जेस का बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसकी रेडियस भी हमें लेनी पड़ जाए, नहीं तो फिर आर जो यहाँ आप कंसीडर करते हो वो आर जो है वो गलत हो जाएगा। तो नियम ये कहता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करें, देखिए आपकी कॉपी में विधिवत लिखा है, हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं तो हम मेन बातों को फोकस करते हुए आपके चैप्टर्स कवर कराएंगे। तो और आप रफ पेन उठा के काम करिए। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे Q1 और Q2 के जो प्लस माइनस चिन्ह हैं उन्हें यहाँ नहीं लिखना है, वो अंडरस्टूड रहेंगे। अगर प्लस माइनस सवालों में आता भी है तो आप अंडरस्टूड रखेंगे उसे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये कांस्टेंट हटेगा और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आएगा प्रोपोर्शनल हटके। ये जो स्मॉल के आता है ये नॉर्मली कांस्टेंट है। अभी इस कांस्टेंट के बारे में हमें नहीं मालूम है, पहले आप उसको के दिखा देंगे, और इसका नाम होगा के बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब इसके बाद हम चलेंगे जहां के बराबर 1/4πε0 कैपिटल के, या अभी के ना लिखिए, बाद में लिख लेना। तो के बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया कूलाम का नियम उस दशा में जब इस Q1 और Q2 के बीच में यहाँ वायु हो या फ्री स्पेस हो, निर्वात हो। अभी यहाँ कोई पदार्थ नहीं भरा गया है, कुछ अलग पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ। अगर परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा तो फिर ये फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट आया है इसका परिचय आप सबको होगा। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता।
क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है। यदि आवेशों के बीच में यहाँ पर इस प्लेस में कोई के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक भर दिया जाए, के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो फिर यहाँ पे के आने लगता है। तो यही बन जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक बात हमको समझ में आ रही होगी कि यदि हम आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को इंसिस्ट कर दें, परावैद्युत पदार्थ को भर दें, लगा दें, लागू कर दें, तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स है, जो बल है, वो बल वीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स तब होगा जब ये के 1 होगा, और एक ये कहाँ कहाँ होगा? स्पेशली तो ये एक निर्वात में ही सिर्फ होगा, लेकिन वायु के लिए भी लगभग ये एक ही माना जाता है। इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं कि वायु या निर्वात के लिए इस कैपिटल के का मान 1 होता है। 1 फॉर एयर एंड फ्री स्पेस। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट के है, इसी एप्सिलॉन नॉट के को, ये जो के है, इसको कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? परावैद्युतांक, इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके लिए भी हम कुछ जानकारियां ले लेते हैं, यहीं पे ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो के है, ये फॉर एयर एंड फ्री स्पेस, यानी वायु या निर्वात के लिए ये मान 1 होगा। मेटल्स के लिए ये इन्फिनाइट होगा, और अगर कोई कुचालक पदार्थ है तो कुचालक पदार्थों के लिए जो के होगा वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनाइट, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनाइट। 1 से बड़ा होगा और अनंत से छोटा होगा। तो ये बेसिक जानकारी के से रिलेटेड थी, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता से रिलेटेड थी। एक क्वेश्चन यहीं अपने घर में अपने आप पढ़िएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में 2 बार ये प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा गया है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो आई थिंक वो आप निकाल लेंगे, समय खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ। तो इस तरह से आप के की लिस्ट बना लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, और ये कूलाम का नियम आपका शॉर्टली हो गया। एप्सिलॉन नॉट के को भी हम एक मान कोई दे सकते हैं, कोई एक नाम दे सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट के को क्या दे सकते हैं? इसको खाली एप्सिलॉन भी लिखा जाता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। इसे बोला जाता है पदार्थ की वैद्युतशीलता। जो पदार्थ यहाँ भरा है उसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, और के है माध्यम का परावैद्युतांक। अब अगर हम यहाँ पर ठीक से देखें तो हमें समझ में आता है के बराबर होगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह से हम
मैग्नेटिज्म में अगर ध्यान करें तो हमने पढ़ा है म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, और उसे आपेक्षिक चुंबकशीलता कह रहे थे। तो अगर वहाँ वो आपेक्षिक चुंबकशीलता थी तो यहाँ ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता हो सकती है। यानी के का एक और नाम आया आपेक्षिक वैद्युतशीलता। के का एक और नाम आया आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसी को हम परावैद्युतांक कहते हैं, इसी को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है। और आपेक्षिक वैद्युतशीलता को अगर यहाँ से हम देखें तो जो एप्सिलॉन का मात्रक होगा वही एप्सिलॉन नॉट के का मात्रक होगा। इससे ये पता चलेगा कि के का कोई मात्रक नहीं होता है, के का कोई मात्रक नहीं होता है। के इज यूनिटलेस, के यूनिटलेस है। ठीक है, वो एक संख्यात्मक मान होगा। ये जैसे पानी के लिए ये औसतन 80 होता है, कहीं कहीं 81 कहीं 79 दिया है, तो 79 और 81 के बीच का एवरेज अगर हम ले लें तो 80 आएगा। ये हो गया कूलाम का नियम। आगे हम चलेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ अगर हम देख लें, चलो एक लाइन में हम देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कॉल्ड इन इंग्लिश वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है। मान लीजिएगा यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज कहीं है Q2। हम रिफरेंस फ्रेम ले लेंगे, पोजीशन वेक्टर, इसकी स्थिति सदिश वगैरह मिल जाएंगे, इसलिए ऐसा हमने किया है। और इसका जो स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर है, इसका जो स्थिति सदिश है वो R2 वेक्टर है। और चूंकि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं चार्जेस, अगर हम इस पर कभी पढ़ेंगे तो इस पर भी चार्ज लग रहा है, इस पर पढ़ेंगे तो इस पर इसने चार्ज लगाया है। तो अगर हम किसी समय इसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम कहेंगे Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, और दोनों चूंकि प्लस प्लस हैं इसलिए इस पर अगर फोर्स देखें तो ये इसको धक्का देगा इधर ऐसे, F21 इसको बोल सकते हैं क्योंकि दूसरे पर लग रहा है पहले के कारण। और इसी तरह से अगर हम इसकी स्टडी करें तो दूसरे ने पहले पर लगाया है, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ F12 ऐसे। ठीक है। और ये जो बीच का गैप है, जो बीच की जो दूरी है वो दूरी है, अर्थात वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आर ही खाली लिखा जाए, वेक्टर आर ना लिखा जाए तो बेहतर होगा, या फिर अगर लिखा भी जाए तो मॉडुलस में लिखा जाए। समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए क्योंकि ये वास्तव में डिस्टेंस है, इसको आप विस्थापन नहीं कहते हो कूलाम के नियम में,
इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा हम लोग पढ़ते रहते हैं, है ना। तो ये दूरी है। हालांकि इसको हम वेक्टर फॉर्म अलग अलग चार्जेस की केसेस को पढ़ते हुए लेंगे। जैसे हम Q1 पर फोर्स देखेंगे तो इसको यूं घुमा लेंगे, और फिर Q2 पर फोर्स देखेंगे तो हम यूं घुमा लेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मॉडुलस फॉर्म है, इस पर आपको वेक्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से तो मान लीजिए हम किसी समय ये देखें कि Q2 पर कितना बल लगाया है Q1 ने, तो यहाँ पे हम बता देंगे F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, R मान लेते हैं। अच्छा सुनो, जैसे मान लो कि थोड़े समय के लिए हम इसको यूं मान लें और इसको R वेक्टर कह दें, तुम्हारा मन है तो इस पूरी इतने ट्रायंगल में आप देखिए, ट्रायंगल OAB में इसको आप लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस वेक्टर R बराबर R2 वेक्टर, और यहाँ से R वेक्टर को अगर हम निकालें तो यह आएगा R2 माइनस R1, और अगर यही तीर हम इधर मोड़ देते तो ये आता R1 माइनस R2। और परंतु इसका जब हम मॉड निकालते हैं तो हम जानते हैं मॉड ऑफ R2 माइनस R1 बराबर होगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के। ऐसा हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर A माइनस B बराबर मॉड ऑफ वेक्टर B माइनस A। तो अगर R1 माइनस R2 भी लिखा है मॉड में तो उसका भी मान स्मॉल r होगा। R2 माइनस R1 अगर मॉड में लिखा है तो उसका भी मान स्मॉल r होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। चूंकि पहले ने दूसरे की तरफ फोर्स लगाया है, इसलिए यहाँ पर हम एक एकांक सदिश के माध्यम से ये डिनोट कर सकते हैं कि 1 से 2 की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसी को आप लिख सकते हैं F21 वेक्टर। वैसे पर्याप्त हो गया यही। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए आए, एक नंबर में जैसे क्वेश्चन आ जाए कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो आप कहेंगे वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, बेहतर होगा कि आप उसको इस तरह से लिख दें और इनटू r कैप, बस हो गया। यही हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप। एक नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो बस आप इतना लिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे तो अगर हम इसी को F21 वेक्टर में और आगे एक्सप्लेन करें तो ऐसे भी हो सकता है, वेक्टर R से ऊपर गुणा करा दें R12 कैप, और नीचे भी एक R बढ़ जाएगा तो R³ हो जाएगा मॉड में, नीचे मॉड ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो F21 कैप बराबर 1/4πε0 Q1 बाई Q2, और इसको लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटा मॉड ऑफ R³। ये हो गया इक्वेशन स्टार। अब जैसे दूसरे ने दूसरे पर पहले ने बल लगाया था, वैसे ही दूसरा वाला पहले पर भी तो बल लगाएगा। तो लगाएगा तो उसको भी लिख देंगे।
Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, Q1 पर लगाया गया बल, तो F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इतनी कहानी वैसी रखिए। अब देखो, अगर यहाँ 1 2 लिखा था तो यहाँ आप 2 1 लिख दो। आप ऐसे इस तरह से याद कर सकते हो इसको, है ना। और फिर आगे क्या बनेगा, फिर ये आगे बनेगा F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 वेक्टर R से फिर गुणा करा देंगे, R21 कैप बटा मॉड ऑफ R क्यूब। तो F12 बेटा यहाँ से निकलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटा मॉड ऑफ R क्यूब। ठीक है, ध्यान से जरा देखिए, F21 और F12 में नीचे तो मॉडुलस फॉर्म आता है, दोनों के बीच की दूरी बार बार वही है, इसलिए ये टर्म तो चेंज नहीं होगा। 1/4πε0 चेंज नहीं होगा, Q1 Q2 चेंज नहीं होगा, R1 माइनस R2 है और ये R2 माइनस R1 है, वेक्टर फॉर्म है, यहाँ तो मामला बदल जाएगा, तो बिल्कुल बदल जाएगा। और इसको हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटा मॉड ऑफ R क्यूब। इतना देखो ध्यान से टर्म, इतने टर्म को ध्यान से देखो, F21 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब ये है कि फोर्सेस की जो आंकिक वैल्यू है, जो आंकिक मान है, जैसे आप परिमाण कहते हो, बलों का परिमाण समान है परंतु दिशाएं भिन्न हैं। अर्थात कूलॉम्स लॉ भी न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को जो है फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज अप्लाइड हेयर। न्यूटन्स थर्ड लॉ एग्जिस्टेड इन कूलॉम्स लॉ, राइट। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। हम आगे चलेंगे। वैद्युत क्षेत्र, तो आप वैद्युत क्षेत्र जानते हो, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर, परीक्षण आवेश क्या है, फिजिक्स में जब कभी हमें किसी चार्ज की जरूरत होगी तो एक छोटा सा धनावेश लिया जाएगा जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश ले जाने पर जो उस पर बल लगता है उसे हम कहते हैं, अगर चारों तरफ बल लग रहा है, मान लो कहीं आवेश रखा है, उस आवेश को जो है हमने अंदर जब उसमें परीक्षण आवेश भेजा तो अगर उसमें फोर्स लगा तो हम कह देंगे कि नहीं आसपास वैद्युत क्षेत्र है, और अगर नहीं लगा फोर्स तो कहेंगे कि नहीं आवेश इसमें वैद्युत क्षेत्र नहीं है, या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है तो भी उसमें फोर्स बहुत नॉर्मल लगेगा। ये है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जिसे हम वैद्युत बल क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वैद्युत बल क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं।
ठीक है। क्या है, किसी मान लो, जैसे मान लो एक यहाँ पर एक चार्ज है और इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया है। हमें यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा होगा, जो परीक्षण आवेश रखा होगा, उस पर जितना भी बल लगेगा, कौन बल लगाएगा? इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, या सरल शब्दों में कह लो आवेश Q। ठीक है, आवेश Q इस Q नॉट पर जितना बल लगाएगा और जिस दिशा में बल लगाएगा परीक्षण आवेश पर, तो वो बल और बटा परीक्षण आवेश, यही है हमारा क्या? वैद्युत बल क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा कहाँ होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। अब चूंकि ये परीक्षण आवेश हमेशा प्लस होता है और जिसने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है यह भी प्लस है, इसलिए यह इस पर उस दिशा में बल लगाएगा, उधर बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ से एक सूत्र बन गया, वेक्टर F बराबर Q नॉट इंटू वेक्टर E। समझ आया? मान लीजिए ये वाला चार्ज चूंकि परीक्षण आवेश तो परमानेंट प्लस है, मान लीजिए ये वाला चार्ज माइनस होता, तो अगर बेटा ये चार्ज माइनस होता तो फिर ये आकर्षित होता और इलेक्ट्रिक फील्ड अब माइनस की वजह से इधर आने लगता। इसीलिए आपको डायरेक्ट वे में हम लोग पढ़ाते हैं कि प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर। अभी जब ये प्लस था तो फील्ड उधर आ रहा था, प्लस से दूर। अब जब ये माइनस हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की ही ओर आ रहा है। इसीलिए आप कहते हो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर होता है और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की ओर होता है। अब इसको हम हल कर सकते हैं केवल परिमाणात्मक रूप में। तो E बराबर 1/4πε0। मान लो अगर बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ है तो K लगा लेते हैं, और इंटू Q नॉट बटा r² इंटू Q नॉट, ये कैंसिल होगा, और E बराबर होगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक, और अगर कोई परावैद्युत पदार्थ है तो K लगा लो, और अगर नहीं है तो K हटा दो, या अपनी भाषा के अनुसार लिखो कि परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो K बराबर 1 है, या ना हटा दो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कल पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और 1-2 इसके न्यूमेरिकल्स। फिर हम वैद्युत विभव और गॉस थ्योरम में प्रवेश करेंगे। प्रतिदिन लगभग एक चैप्टर फिनिश होगा, प्रतिदिन एक चैप्टर फिनिश करना है, छोटा छोटा हिस्से में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। संभव हो तो इस वीडियो को पुनः शेयर कर देना सबके पास, और अगर लाभदायी हो तो बस आप रेगुलर 8 बजे कॉपी कलम उठा के आ जाइए। आजकल हम इसको लाइव भी पढ़ा सकते हैं। लाइव इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम 20 मिनट तो तुम्हारे कमेंटें देखते रहेंगे, तुमने क्या लिखा, आधा घंटे में फालतू में डाटा वेस्ट होगा। इसलिए क्लास सीधे पढ़ो और जो भी कहना हो उस समय कहो जब हम खाली बैठे हों। तो ठीक है बच्चों, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, आपकी क्लास कल चलेगी।